तो ये थी साल 2001 में आई डायरेक्टर एस राजमौली की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 में जूनियर एनटीआर की एंट्री। वैसे आप में से शायद कई लोग इसमें जूनियर एनटीआर को पहचान भी नहीं पाए होंगे, उनकी फिजिक ही कुछ वैसी थी। एस राजमौली की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता के राघवेंद्र राव के सुपरविजन में ये फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसकी कहानी भी उनके पिता के राघवेंद्र राव ने ही लिखी थी। और अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने एक बड़ा धमाका कर दिया था। फिल्म को लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था और इसने लगभग 27 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला। और साल 2001 में आई स्टूडेंट नंबर 1 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और आज ये तेलुगु सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि जूनियर एनटीआर की ये दूसरी फिल्म थी, इसके पहले वो नुन्नू चौदालिनी में 2001 में ही काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी वो इसके पहले कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे। वैसे स्टूडेंट नंबर 1 में हमें कहानी देखने के लिए मिलती है एक लॉ कॉलेज की, जहां जूनियर एनटीआर एक खून कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पिता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें जेल हो जाती है। और बाद में कहानी आगे बढ़ती है कैसे जूनियर एनटीआर आगे चलकर इसकी कहानी में अपने पिता का दिल जीतते हैं, जो उस समय आई एक बेहतरीन फिल्म थी। इसके 2 साल बाद यानी कि साल 2003 में एक बार फिर से डायरेक्टर एस राजमौली ने जूनियर एनटीआर के साथ में ही फिल्म बनाई सिमधरी, जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इसकी कहानी भी एस राजमौली के पिता के विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी और एस राजमौली ने इसका डायरेक्शन किया था। जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, इसकी कहानी भी एस राजमौली के पिता के विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी और इसका डायरेक्शन किया था एस राजमौली ने। इसमें जूनियर एनटीआर के साथ में भूमिका चावला नजर आई थी और वाकई में ये फिल्म बहुत ही कमाल थी। इसमें जूनियर एनटीआर का एंट्री सीन था। ये गजब की हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म थी और इसमें जूनियर एनटीआर के एक्शन सीन तो बिल्कुल देखते ही बन रहे थे। तो वहीं इसमें भूमिका चावला के साथ में उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही, जहां इसका बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ रुपए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती है लगभग 26 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब जितना इसका बजट रखा गया था उससे 3 गुना से भी ज्यादा कलेक्शन इसने किया। और बस स्टूडेंट नंबर 1 और सिमधरी जैसी फिल्मों के बाद में तेलुगु सिनेमा में जूनियर एनटीआर और एस राजमौली की जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। खैर एस राजमौली ने जूनियर एनटीआर के साथ में अपनी बैक टू बैक इन 2 फिल्मों के बाद में तीसरी फिल्म के लिए हीरो चुना नितिन को। फिल्म का नाम था सई, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई। इस बार एस राजमौली ने एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को चुना। यहाँ पर आपको बता दें कि जो फिल्म का टाइटल है साई, वो एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब होता है चैलेंज। इसकी कहानी हमें रग्बी गेम के आसपास देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर कॉलेज में एक तरफ है साइंस स्ट्रीम वाले लड़के और दूसरी तरफ है आर्ट स्ट्रीम वाले लड़के, और कॉलेज में इन दोनों के बीच में रग्बी गेम होता है। लेकिन आगे चलकर कैसे ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं जब कॉलेज में एक विलन अपना दखल देता है। तो फिल्म साई भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसमें बेहतरीन कॉलेज ड्रामा देखने के लिए मिला था। वैसे इस समय तक एस राजमौली की फिल्मों की खास बात ये थी कि उनकी फिल्में ज्यादातर यूथ पर ही आधारित होती थीं। इस समय तक उन्होंने किसी भी माइथोलॉजिकल फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया था। आपको बता दें कि ये उस समय तक डायरेक्टर एस राजमौली के करियर की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसको उन्होंने लगभग 10 करोड़ के बजट में बनाया था और फिल्म ने लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। एक्चुअली उस समय उनकी ये फिल्म के उतने ना चलने के पीछे का एक बड़ा रीजन ये था कि रग्बी गेम यहाँ पर बहुत कम लोग खेलते थे, तो बहुत सारे लोग इस गेम से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी ये फिल्म अच्छी चली थी, यहाँ तक कि 2015 के रग्बी वर्ल्ड कप के दौरान फिल्म साई का एक सीन भी काफी वायरल हुआ था। नितिन के साथ में इसमें जेनेलिया भी नजर आई थी और फिल्म के गाने तो काफी चले थे। अब एस राजमौली के करियर की चौथी फिल्म आई जो बहुत ही धमाकेदार थी। साल 2005 में प्रभास के साथ में फिल्म छत्रपति, और उस समय फिल्म छत्रपति ने तो मानो जैसे तेलुगु सिनेमा को ही बदल के रख दिया था। जिस तरह से डायरेक्टर एस राजमौली ने इसमें प्रभास को प्रेजेंट किया था, वैसा शायद आज तक भी बहुत सारे डायरेक्टर प्रभास को प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। और प्रभास ने भी फिल्म छत्रपति के हर एक सीन में जान डाल दी थी। उनका हर एक सीन या उनके इमोशनल सीन इतने बेहतरीन थे कि आज भी अगर आप फिल्म का एक भी सीन देखेंगे तो आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिल्म छत्रपति उस समय डायरेक्टर एस राजमौली के करियर की तो बड़ी फिल्म थी ही, लेकिन इसके अलावा प्रभास के करियर की भी ये उस समय तक की सबसे बड़ी फिल्म रही। और छत्रपति एस राजमौली के करियर की ऐसी पहली फिल्म थी जहां उनके फिल्म के पोस्टर में हमें ये एस राजमौली की ये गोल वाली सील देखने के लिए मिलने लगी थी, जो आगे चलकर बाहुबली, उसके बाद में RRR और ऐसी कई और फिल्मों में हमें देखने के लिए मिली है, जहां उनकी इस गोल सील में लिखा होता है अब फिल्म बाय डायरेक्टर एस राजमौली। फिल्म छत्रपति ने तो कई रिकॉर्ड तोड़े थे, जहां लगभग 54 सेंटर्स में ये फिल्म 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। जहां लगभग 12.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था।
और कहीं न कहीं फिल्म छत्रपति में पहली बार एसएस राजमौली की फिल्म में हमें पुनर्जन्म की कहानी देखने के लिए मिली थी। आगे चलकर फिल्म छत्रपति को अलग अलग भाषाओं में रीमेक करके बनाया गया था, जैसे कि बांग्ला में, कन्नड़ा में, यहाँ तक कि हिंदी में भी साल 2023 में बेलमकोंडा श्रीनिवास ने इसको छत्रपति के नाम से बनाया था। लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई थी क्योंकि एसएस राजमौली के डायरेक्शन में प्रभास ने जिस तरह से एक्टिंग की थी वैसी बेलमकोंडा साई श्रीनिवास नहीं कर पाए थे। छत्रपति के बाद में डायरेक्टर एसएस राजमौली के करियर की 5वीं फिल्म आती है विक्रमार्कुडु, जिसको साल 2005 में उन्होंने रवि तेजा के साथ में बनाया था। और वाकई में क्या गजब की फिल्म बनाई थी। इसमें रवि तेजा के ऊपर फिल्माए गए एक एक एक्शन सीन बिल्कुल देखते ही बन रहे थे। यहाँ तक कि आज इतने साल बाद भी फिल्म विक्रमार्कुडु को रवि तेजा के करियर की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। और इसमें रवि तेजा के द्वारा बोले गए डायलॉग्स आज भी कई मीम्स में यूज होते हैं। आपको बता दें कि ये वही फिल्म थी जिसका आगे चलकर हिंदी में रीमेक बनाया गया था अक्षय कुमार के साथ में राउडी राठौर के नाम से, और ये हिंदी में भी बहुत चली थी। चाहे फिल्म विक्रमार्कुडु की कहानी आप देखो, इसके सीन आप देखो, एक्शन सीन देखो, गाने देखो या फिर इसमें एक्टिंग देखो, ऐसा लग रहा था कि जैसे हर चीज बिल्कुल टॉप नॉच रखी गई है। और आज भी फिल्म विक्रमार्कुडु तेलुगु सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है, जहां फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 11 करोड़ रुपए और फिल्म का टोटल कलेक्शन हुआ था लगभग 19 करोड़ रुपए। ये वाकई में एक गजब की फिल्म थी जिसको आगे चलकर अलग अलग भाषाओं में बनाया गया था, जैसे बंगाली में, कन्नड़ा में, तमिल में। और आज के टाइम पर फिल्म विक्रमार्कुडु का एक सीन काफी वायरल हो रहा है यश की फिल्म टॉक्सिक को लेकर। जब फिल्म टॉक्सिक में यश और कियारा आडवाणी का गाना तबाही रिलीज हुआ तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम चलने लगे, जहां देखने के लिए मिलता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म टॉक्सिक के डायरेक्टर के पास में अपनी बीबी को पूछने के लिए आते हैं कि वो कहां गई है। अच्छा, आप खुद ये मीम देखिए। विक्रमार्कुडु के अगले ही साल यानी कि साल 2007 में उनकी फिल्म आती है यमडोंगा, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने जूनियर एनटीआर को साइन किया। और ये जूनियर एनटीआर और एसएस राजमौली की साथ में आई तीसरी फिल्म थी, जो एक गजब की फैंटेसी एक्शन कॉमेडी फिल्म थी और इसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसकी कहानी में देखने के लिए मिलता है कि कैसे जूनियर एनटीआर की मृत्यु हो जाती है और वो ऊपर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर असली कॉमेडी शुरू होती है। भाई गजब की फिल्म थी। इसकी कहानी भी एसएस राजमौली के पिता के.बी. विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी और लगभग 18 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 28 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। खैर, ये कलेक्शन आपको शायद कम लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि उस समय डायरेक्टर एसएस राजमौली की फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं होती थी, तो इतना कलेक्शन मात्र तेलुगु स्टेट से ही होता था और ये बहुत बड़ा कलेक्शन था, क्योंकि इस दौरान बनने वाली कई बॉलीवुड फिल्में भी इतना कलेक्शन नहीं कर पाती थीं जो इतने राज्यों में रिलीज होती थीं। इस समय तक पैन इंडिया फिल्मों का कल्चर नहीं था और एसएस राजमौली की ये सारी फिल्में केवल ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो रही थीं। और यमडोंगा के बाद में आई डायरेक्टर एसएस राजमौली की एक ऐसी फिल्म जिसके बाद में डायरेक्टर एसएस राजमौली को पूरे देश में और विदेश में भी लोग पहचानने लगे थे। ये फिल्म थी साल 2009 में आई रामचरण और काजल अग्रवाल के साथ में फिल्म मगधीरा, जो गजब की फिल्म थी और उस समय तक तेलुगु सिनेमा में बनी सबसे महंगी फिल्म थी। और ऐसी फिल्म इसके पहले लोगों ने ना तो देखी थी और ना ही ऐसा कुछ सोचा था कि एक ऐसी दुनिया देखने के लिए मिलेगी, इतना सीजीआई और वीएफएक्स उस समय देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि उस समय फिल्म मगधीरा को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था, जहां इसमें नजर आने वाले हर एक किरदार के लिए छोटी से छोटी चाकू से लेकर बड़ी से बड़ी तलवार, ढाल, उनके कपड़े, हर चीज डिजाइन की गई थी। और इसमें एसएस राजमौली ने रामचरण और काजल अग्रवाल को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया था कि लोग उनके दीवाने हो गए थे। और उस समय फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लगभग 45 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला था, जहां इसके हर एक सीन आइकॉनिक थे, चाहे रामचरण के द्वारा काजल अग्रवाल का ये दुपट्टा वापस लाने वाला सीन हो या फिर एक पहाड़ के ऊपर शेर खान के 100 सैनिकों से लड़ने वाला ये सीन हो। ये गजब की फिल्म थी। आगे चलकर इसको हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था और ये लोगों ने बहुत पसंद की और कहीं ना कहीं मगधीरा एसएस राजमौली के करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद में तेलुगु ऑडियंस ही नहीं बल्कि देश भर में लोग उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगे थे। और मगधीरा को देखने के बाद लोगों को यह लग रहा था कि शायद एसएस राजमौली एक और ऐसी ही फिल्म बनाएंगे, लेकिन मगधीरा के अगले ही साल एसएस राजमौली ने एक बिल्कुल ही कॉमेडी फिल्म बनाई और लोग इसको देखने के बाद बिल्कुल शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्योर कॉमेडी फिल्म थी और इसमें ऐसा कोई बड़ा हीरो भी नहीं था। मतलब एसएस राजमौली की पिछली फिल्मों के बिल्कुल अपोजिट ही ये फिल्म थी। फिल्म का नाम था मर्यादा रमन्ना, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी और इसमें हमें लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे तेलुगु सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन सुनील, जिनको आपने फिल्म पुष्पा में भी मंगल श्रीनु के रोल में देखा होगा।
तो वो SS राजमौली की फिल्म के हीरो थे और इसमें उनके साथ में नजर आई थी सलोनी। आपको बता दें कि ये वही फिल्म थी जिसका आगे चलकर अजय देवगन ने हिंदी में रीमेक बनाया था 2012 में सन ऑफ सरदार के नाम से, जिसकी कॉमेडी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 14 करोड़ रुपए और फिल्म ने लगभग 29 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और आज भी फिल्म मर्यादा रमन्ना तेलुगु सिनेमा की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। मर्यादा रमन्ना के बाद उनकी अगली फिल्म आती है ईगा, जो कि साल 2012 में आई थी। इसको मक्खी के नाम से रिलीज किया गया था और वाकई में इसमें क्या गजब का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला था। ना तो इसके पहले लोगों ने ऐसी फिल्म इंडिया में देखी थी और ना ही ऐसा सोचा था। मतलब SS राजमौली की सोच आप देखिए, एक मक्खी कैसे अपनी मौत का बदला लेती है। इसमें किच्चा सुदीप, नानी और समंथा नजर आई और फिल्म मक्खी ब्लॉकबस्टर रही, जहां अगर देखा जाए तो फिल्म का मेन हीरो कोई और नहीं बल्कि एक मक्खी थी और एक मक्खी को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई। मतलब डायरेक्टर SS राजमौली उस लेवल पर थे जहां वो चाहते तो जैसी एक्शन फिल्में और बड़े हीरो के साथ में फिल्में लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही वो बनाते जाते। लेकिन उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए और ईगा उन्हीं में से एक रही, जहां इसको बनाने में हैवी VFX का यूज किया गया और इसका बजट रखा गया था लगभग 40 करोड़ रुपए और फिल्म कलेक्शन करती है लगभग 130 करोड़ से भी ज्यादा। और ये फिल्म बहुत चली थी और तेलुगु ऑडियंस के अलावा इसको हिंदी ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया और विदेशों में भी ये फिल्म चली। और 2012 के बाद SS राजमौली ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनाई बाहुबली द बिगिनिंग साल 2015 में। आपको बता दें कि बाहुबली के पहले इंडिया में इतने बड़े पैमाने पर किसी भी फिल्म को नहीं बनाया गया था और कहीं ना कहीं फिल्म बाहुबली ने ही प्रभास की भी तकदीर बदल के रख दी थी। जहां इस समय तक प्रभास तेलुगु एक्टर ही माने जाते थे, लेकिन बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन में काम करने के बाद प्रभास की फीस रातों रात 150 से 200 करोड़ हो गई थी। और उस समय प्रभास ने भी फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग और कंक्लूजन इन दोनों ही फिल्मों को बनाने के लिए अपने करियर के 5 साल दिए थे और इन 5 सालों में प्रभास ने डेडिकेट होकर केवल इन दोनों ही फिल्मों में काम किया था। उनकी और कोई फिल्म इस दौरान रिलीज नहीं हुई, जबकि प्रभास उस समय तेलुगु सिनेमा में अपने करियर के बिल्कुल पीक पर चल रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने SS राजमौली की इस फिल्म के लिए 5 साल दिए। लेकिन इन 5 साल के बाद प्रभास को जो पे ऑफ मिला वो शायद किसी और एक्टर को नहीं मिल पाया और आज प्रभास देश के नंबर 1 एक्टर माने जाते हैं और तेलुगु स्टेट के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे महंगे एक्टर्स में प्रभास की गिनती होती है। खैर ये अलग बात है कि बाहुबली में प्रभास को लोगों ने इस फॉर्म में देख लिया कि इस फॉर्म में प्रभास अपने आप को दोबारा किसी फिल्म में दिखा ही नहीं पाए और बाहुबली के बाद में लोगों की एक्सपेक्टेशंस प्रभास से बहुत ज्यादा हो गई थी और प्रभास की कोई भी फिल्म इतनी ज्यादा चल ही नहीं पाई। आपको बता दें कि फिल्म बाहुबली पुराने जमाने की शोले बन गई थी, जहां फिल्म शोले के हर एक कैरेक्टर को लोग आज भी याद रखते हैं। ठीक वैसा ही बाहुबली में भी छोटे से छोटा रोल निभाने वाले एक्टर को भी लोग याद रखते हैं, उसके डायलॉग को भी याद रखते हैं। और बाहुबली के बाद तो डायरेक्टर SS राजमौली इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर बन गए थे। मतलब वो उस लेवल पर पहुंच गए थे कि उनके आसपास भी कोई डायरेक्टर नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके जैसी फिल्म बनाना तो दूर कोई भी डायरेक्टर उनके लेवल का विजन तक सोच नहीं पा रहा था। और फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग बनती है लगभग 170 करोड़ में और ये फिल्म कलेक्शन करती है लगभग 650 करोड़ से भी ज्यादा। और बाहुबली द कंक्लूजन का बजट रखा गया था लगभग 250 करोड़ रुपए और ये फिल्म कलेक्शन करती है 1800 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब बाहुबली के इन दोनों ही पार्ट ने इतना पैसा कमाया कि गिनना मुश्किल हो रहा था। मतलब पैसे की मानो बिल्कुल बारिश सी हो गई थी और लोगों ने फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग और कंक्लूजन को एक बार नहीं कई बार सिनेमा हॉल में देखा, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म में SS राजमौली ने बिल्कुल ये अलग दुनिया दिखाई थी, ये इतना बड़ा वाटरफॉल दिखाया था, ये माहेश्मती राज्य दिखाया था, ये लोगों के लिए बिल्कुल एक अलग ही दुनिया थी। जहां बाहुबली द बिगिनिंग एक ऐसे पॉइंट पर खत्म हुई कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल उस समय हर किसी की जुबान पर था और हर किसी को इसका जवाब चाहिए था और लोग इसके दूसरे पार्ट को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि इतना एक्साइटमेंट मैंने आज तक किसी और फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए नहीं देखा है। खैर अब बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों को देखने के बाद लोग ये सोच रहे थे कि SS राजमौली अब इससे बड़ा और क्या ही बना पाएंगे, लेकिन फिर वो लेकर आते हैं जूनियर NTR और रामचरण के साथ में फिल्म RRR, जिस फिल्म ने भी कई रिकॉर्ड तोड़े और ये फिल्म उस समय तक इंडियन सिनेमा में बनी सबसे महंगी फिल्म थी, जहां इसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 550 करोड़ रुपए और फिल्म कलेक्शन करती है लगभग 1387 करोड़ रुपए। यहाँ तक कि इसके गाने नाटू नाटू के लिए ऑस्कर तक मिला था। मतलब फिल्म बहुत ही कमाल थी और एक बार फिर से SS राजमौली ने यह साबित कर दिया था कि भाई वो जो सोच सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। खैर अब RRR के बाद में लोगों ने सोचा कि आखिर इससे बड़ा और क्या ही होगा, लेकिन अब SS राजमौली लेकर आ रहे हैं महेश बाबू के साथ में फिल्म वाराणसी।
जिसकी ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है, जिसका बजट है 1400 करोड़ रुपए। इसमें महेश बाबू के साथ में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि फिल्म वाराणसी की लगभग 80% शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें VFX का बहुत सारा काम बाकी है और ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज करने के लिए प्लान की गई है। और बताया जा रहा है कि इसमें डायरेक्टर SS राजमौली लोगों को एक ऐसी दुनिया बताएंगे जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब वाराणसी एकदम अद्भुत होने वाली है और पूरा देश उनकी फिल्म वाराणसी की एक छोटी सी झलक के लिए इंतजार कर रहा है कि आखिर डायरेक्टर SS राजमौली इसमें क्या ही दिखाएंगे। लेकिन मुझे डायरेक्टर SS राजमौली के विजन के ऊपर पूरा यकीन है कि भाई ये फिल्म बेहतरीन होगी। वैसे आपको फिल्म वाराणसी से कितनी उम्मीदें हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये तो हमने बात की डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्मों के बारे में, उनकी फिल्मों में हीरो के एंट्री सीन के बारे में। वैसे यहाँ पर आपको सबसे अच्छी एंट्री किसकी लगी और SS राजमौली के करियर की सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी थी और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।